अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं बात कर रहा हूँ वक्फ़ के बारे में। क्या आप जानते हैं वक्फ़ क्या है, वक्फ़ एक्ट क्या है और वक्फ़ बोर्ड के बारे में? तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि वक्फ़ अभी क्या हुआ है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है किरण रिजिजू के साथ में, और ये वक्फ़ अमेंडमेंट बिल है 2024 का। अभी मानसून सत्र में पेश किया है। इसमें लोकसभा में इसमें बहस हुई और बहस के बाद में इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। 31 मेंबरान की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई है। इसमें 21 एमपी लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के हैं। इनकी पहली एक मीटिंग हो चुकी है। अब आइए वक्फ़ के बारे में जानते हैं कि वक्फ़ क्या है। वक्फ़ देखिए एक दीन का हिस्सा है और वक्फ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं ठहरने के या सदका करने के। वक्फ़ दो तरह का होता है, वक्फ़ इलल्लाह और वक्फ़ अलल औलाद। वक्फ़ इलल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम वक्फ़ कर देना। अब ये डायरेक्ट अल्लाह की हो जाती है। अब इसमें वाकिफ़ का भी कोई मालिकाना हक़ नहीं रहता और वो वापसी भी नहीं ले सकता। वक्फ़ के बारे में वक्फ़ कहते हैं एक मुसलमान अपनी ज़मीन जायदाद और माल को किसी मखसूस काम के लिए, मजहबी कामों के लिए या खैराती कामों के लिए मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के नाम दे देना और एक उसका निज़ाम, एक मुस्लिम निज़ाम बनाकर इस्लामी निज़ाम के तहत, ये होती है वक्फ़। अब वक्फ़ प्रॉपर्टी देने के बाद किसी का मालिकाना हक़ नहीं रहता, मालिक सिर्फ अब अल्लाह है उसका। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है, वक्फ़ इज़ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस ए रेगनाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ। अब आते हैं हम, देखिए ये जो वक्फ़ चीज़ें हैं, बहुत प्रॉपर्टियां हैं वक्फ़ की दुनिया में। देखिए जहाँ मुस्लिम कंट्री होती है, जो मुसलमानी हुकूमत होती है, वहाँ तो जो है जो खलीफा होते हैं, जो बादशाह वक्फ़ होता है, उसके अंडर में रहती है और एक कमेटी बना दी जाती है, उस कमेटी में काम होता है। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में 1913 में वक्फ़ की बहुत प्रॉपर्टीज़ थी और वक्फ़ अलल औलाद के मामले में बहुत सारे झगड़े पैदा हो गए, डिस्प्यूट हो गए। तो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उस टाइम, अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने 1913 में पहला एक्ट बनाया। इसमें जो है 1913 के एक्ट में एक कानून के तहत मुसलमान अपने बच्चों और औलाद और नस्ल के हक़ में वक्फ़ के ज़रिए जायदाद की तफ़सिया करने का हक़ का ऐलान कर दे। यानी इस एक्ट के ज़रिए मुसलमान अपना सेटलमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, जो वे ऑफ वक्फ इन फेवर ऑफ फैमिलीज, चिल्ड्रन एंड डेसेंडेंट। ये वक्फ बना दिया गया, ये एक्ट बना दिया गया। अब इसके बाद में हुआ ये कि फिर बाद में वक्फ एक्ट 1923 में फिर एक 10 साल बाद एक्ट बना और ये द फर्स्ट लेजिस्लेशन टू द रेगुलेट वक्फ वाज इनेक्टेड इन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1923 और इसको नाम दिया गया द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। अब इसके बाद में इस एक्ट के तहत वक्फ जायदाद को इंश्योर करना का भी मकसद था और वक्फ जायदाद का अच्छा बंदोबस्त किया जाए और इसका एक प्रॉपर अकाउंट भी हो, बनाया जाए और पब्लिकेशन भी हो किया जाए और एक ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया, मुल्क का बंटवारा हो गया और इंडिया के, भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले गए बंटवारे में और बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ की यहाँ पर वीरान हो गई और उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। तो सरकार ने उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लिया
अब उसके बाद में ये होता है कि जब इंडियन गवर्नमेंट बन जाती है और यहाँ की पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार भारत में वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया। इस एक्ट के बाद, इस एक्ट के तहत एक जायदाद को अल्लाह के नाम दान सदका कर देना एक कानूनी लीगल तौर पर एक हक दिया गया कि किसी ख़ास मखसूस काम के लिए, मजहबी या खैराती कामों के लिए इस्तेमाल हो और एक इस्लामी निज़ाम के तहत ट्रस्ट में रखा जाए। इस एक्ट के तहत वक्फ के काम काज को आसान बनाना था और इस एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड को ये हक दिया गया कि वो वक्फ जायदाद का सही रख रखाव देखभाल कर सके और इसका अपना दावा करने का भी हक दिया गया कि कहीं जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई थी, उसमें किसी ने कब्जे कर लिए या खाली पड़ी हुई है, तो वो जो उसकी जांच करके उसको ये राइट दिया गया वक्फ बोर्ड को कि वो ये बता सके कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। उसके बाद में 1964 में भी एक एक्ट बना और इसमें एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, इस वही पुराना एक्ट रहा और सिर्फ इसमें ये करा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से जोड़ा गया। फिर इसके बाद में 1964 के बाद फिर वक्फ एक्ट 1995 आता है और ये बहुत बड़ा एक्ट बनाया गया। इसमें 1954 वाले एक्ट को ख़त्म कर 1995 वाला एक्ट में तब्दील कर दिया गया। इस एक्ट में ज़्यादा वक्फ बोर्ड को पावर दी गई। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी ज़मीन को वक्फ माना जा सकता है जिसका इस्तेमाल मुसलमान मजहबी कामों के लिए लगातार करते आ रहे हों और बिना किसी रुकावट के। इसका मतलब यह है कि जायदाद का मालिकाना हक चाहे किसी के पास हो, लेकिन इसका इस्तेमाल मुसलमान मजहबी कामों में कर रहे हों तो इसे वक्फ माना जा सकता है। कई मसाजिद और कब्रिस्तान इसी कानून के इसी बुनियाद पर वक्फ जायदाद का घोषित किए कर चुके हैं। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को ये तय करने का हक भी दिया गया कि कोई जायदाद वक्फ की है या नहीं। अगर वक्फ बोर्ड का मानना है कि कोई जायदाद वक्फ की है तो वो खुद से जांच कर सकता है। अगर इस जायदाद में कोई रह रहा है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है। अगर उसे कोई आपत्ति है कि नहीं जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो वहाँ जाकर ऑब्जेक्शन ला सकता है और वहाँ उसका केस चलेगा, उसमें डिसाइड होगा और डिसाइड के बाद में वो जगह जिसकी होगी उसको चली जाए। अब वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 2013 आता है। 2013 अमेंडमेंट एक्ट में ये करा गया कि जो 1995 का एक्ट था उसको बदल कर, उसको ख़त्म कर एक नया एक्ट बनाया गया 2013 में। द 1995 एक्ट अमेंडेड इन 2013 ग्रांटेड सिग्निफिकेंट पावर ऑफ वक्फ बोर्ड। इसमें वक्फ बोर्ड को और पावर दी गई। 1995 वाले एक्ट को बदलकर नया 1901 एक्ट में बनाया गया। इसके तहत वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा पावर दी गई। ख़ास तौर पर तनाज़े यानी जिसमें डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में हो उस मामले में ट्रिब्यूनल को यह हक दिया गया कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। ट्रिब्यूनल में केस चलेगा और उस केस में जो डिसीजन ट्रिब्यूनल लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ये है एक मेन पॉइंट। ये एक्ट बनाए गए हमारे भारत में और अब इस एक्ट को बदलने का मकसद जो ये 1995 वाला एक्ट था ना, जिसमें पावर दी गई कि जो ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन है, इस पर ऑब्जेक्शन है और इस ऑब्जेक्शन को उठाया गया।
हरनाथ सिंह यादव जी ने, जो कि वो बीजेपी के एमपी है राज्यसभा में, उन्होंने राज्यसभा में भी बिल पेश इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने कहा था कि 1995 का जो एक्ट है उसके वजह से समाज में मतलब गलत बातें हो रही हैं और उसमें क्या है कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए ये धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। और इन्होंने दो मिसालें दी, एक तो मिसाल दी इन्होंने महाराष्ट्र की और एक तमिलनाडु की, कि तमिलनाडु में एक गांव था जो कि इसमें जो 8-10 घर मुसलमानों के थे, बाकी जो है हिंदुओं के थे और उसमें मंदिर भी था। लेकिन वक्फ ने ये माना उसमें कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारे वक्फ की बहुत पुरानी वक्फ, क्योंकि देखिए वक्फ तो आज से नहीं है, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 14 साल से ये वक्फ की प्रॉपर्टी दुनिया में चल रही है और इंडिया में जब से इस्लाम आया तो वक्फ, तो ये आज की प्रॉपर्टियाँ नहीं है, पुरानी प्रॉपर्टी हैं। अब उसमें कोई 10-20 साल 50 साल 100 साल से भी कोई रहेगा तो वो रहेगी तो हमेशा वक्फ की प्रॉपर्टी। तो वक्फ बोर्ड ने माना होगा, उसने उनको नोटिस दे दिया। एक तो ये, और एक महाराष्ट्र के गाँव में, एक गांव में भी नोटिस दिए गए, उसको मुद्दा बना करके जी अच्छा उसमें होता ही है कि भाई जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको ज़्यादातर मुसलमानों के ही हक में वो उसके काम होते हैं, मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान हो या वो उसमें जो मुसाफिर खाने हो या स्कूल हो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें मुसलमानों के हक में ज़्यादातर वो दी जाती हैं या किसी को रहने की जगह दी गई हो। तो उसमें उन्होंने ये एक कहा कि भाई अगर ये मुसलमानों के लिए है, अगर कोई मुसलमान होगा तो उसको ये जगह उसको किराए पे रहने के लिए दे दी जाएगी। तो इसको आधार बनाकर अब ये नया कानून लाए हैं और इस जो 2024 का वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसमें तकरीबन 44 तरमीम यानी कि अमेंडमेंट किए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात एक तो ये आ रही है कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबर होते हैं तकरीबन 7 मेंबर होते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि 2 मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू होने चाहिए और वक्फ बोर्ड में एक महिलाओं को भी रखा जाए और बहुत सारे जो पावर हैं वो जो है वक्फ बोर्ड की ख़त्म कर डीएम एसडीएम को पावर दी जा रही है। तो कहने मकसद ये है कि ये जो कुछ चीज़ें ये स्पेशली जो दी गई हैं कि जी 2 हिंदू होने चाहिए, तो भाई जब मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान की बात है और हमारा ये मामला मजहबी मामला है, दीनी मामला है, तो इसमें दूसरे मज़हब का इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते। जब हम दूसरे मज़हब के में दूसरे के भी तो ट्रस्ट होते हैं, हिंदुओं की मंदिरों की कमेटियाँ होती हैं, हम कौन सा उस कमेटियों में जा रहे हैं, तो हम उनकी कमेटी में नहीं जाते तो फिर हमारी कमेटी में या हमारे मजहबी मामलों में कोई दूसरा कैसे दखल अंदाजी कर सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो है 3रे नंबर के वक्फ बोर्ड के पास मालिक है, यानी कि ज़मीन जायदाद में भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो बताई कि रेलवे के पास है, दूसरी नंबर पर रेलवे पे है, पहले नंबर पर आर्मी फोर्स पर है और 3रे नंबर पर वक्फ बोर्ड मालिक है प्रॉपर्टी का। देखिए वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होता, वक्फ बोर्ड एक चौकीदार की तरह है, वक्फ बोर्ड के बाप की जगह नहीं है, ये तो अल्लाह की जगह है। वक्फ बोर्ड तो एक निज़ाम अच्छा रख रखाव के लिए बनाया गया है, मालिक नहीं है, मालिकाना हक सिर्फ अल्लाह का है उसमें। तो एक ये बात फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड बहुत प्रॉपर्टियां हैं, बहुत मालिक है, बहुत हिंदुस्तान में मालिक नहीं है। देखिए जैसे अगर किसी बैंक में करोड़ों रुपए रखे हैं लोगों के, तो उसमें जो मैनेजर होते हैं या जो स्टाफ होता है या चपरासी होता है तो वो मालिक को ही होता है, वो तो चपरासी वो तो चौकीदार होते हैं जो आपके माल की रखवाली करते हैं। इसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो ज़मीनें हैं वक्फ प्रॉपर्टी हैं वो वक्फ बोर्ड की नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों की दी हुई प्रॉपर्टी हैं जो अल्लाह की हैं, अल्लाह के नाम पर हैं। तो इसलिए ये गलत बात फैलाई जा रही है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं होती, वक्फ बोर्ड एक चौकीदार है। तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के बारे में भी अब ये एक्ट तो आ गया, अब वक्फ बोर्ड के बारे में भी मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगा और इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और बाकी हर आदमी को ये समझना ज़रूरी है कि वक्फ क्या है, वक्फ एक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम।